Good morning, students. Today our topic is class 11 chapter legislative. हमने गवर्नमेंट वाले चैप्टर में ये पढ़ा था विधान पालिका। हमने ये चैप्टर पढ़ा गवर्नमेंट का एक इम्पोर्टेंट, अगर हम बात करते हैं ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर माना जाता है तो हमारी लेजिस्लेटिव है, हमारी विधान पालिका है। आवर लेजिस्लेटिव वर्किंग फॉर मेकिंग लॉज, ये कानून बनाने का काम करती है। जितने भी हमारे कानून बनते हैं, रूल रेगुलेशंस जो हमारे बनते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं, वो सभी लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाए जाते हैं। हमने ये पढ़ा कि कैसे गवर्नमेंट काम कर रही है। यहाँ पर पावर शेयरिंग बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनके बीच में कार्य बांटे गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर यहाँ पर कोई है तो वो है कि इनके बीच में इजीली एक कोऑर्डिनेशन होता है कि विधान पालिका कानून बनाती है, लागू उसको कार्यपालिका करती है और उसको प्रोटेक्ट जुडिशरी करती है, हमारी न्यायपालिका करती है। तो ये तीनों जो गवर्नमेंट के मेन ऑर्गेन्स है, जो हमारी मेन प्रकार हैं, उसके बीच में ये इंपॉर्टेंट रोल हमारा लेजिस्लेटिव अदा करती है। लेजिस्लेटिव कानून बनाने का काम करती है। कानून बनता कैसे है, इसमें तीन पार्ट इसके आते हैं: लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ये तीन है कि कोई भी कानून बनता है वो लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा और प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया जाता है। तो हमारी जो लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव में भी हम इन तीनों को शामिल करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा की। लोकसभा को हम हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन, ये एक लोगों का सदन है। द मेंबर ऑफ लोकसभा डायरेक्ट इलेक्टेड बाय अस, पीपल ऑफ इंडिया इलेक्टेड द ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा। जो लोकसभा के मेंबर हैं वो सभी लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन, लोगों का सदन है। इसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं, एक निम्न सदन है, बट नेम इसका लोअर हाउस है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है हमारी गवर्नमेंट का। लेजिस्लेटिव की अगर हम बात करते हैं, लेजिस्लेटिव का तो है ही, हमारी गवर्नमेंट को भी चलाने में इंपॉर्टेंट रोल लोकसभा प्ले करती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम अडॉप्ट किया है। और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर सारी शक्तियाँ लोगों के हाथों में होती है, और जो लोगों के हाथों में जो पावर आती है वो लोअर हाउस, निम्न सदन के पास होती है। उसके बाद इसमें डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुना जाता है 545 मेंबर। एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं 543 + 2, 545 मेंबर इसमें होते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन 552, ये इसमें मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं। भाई इसमें हाईएस्ट मेंबर 552 हो सकते हैं हमारे संविधान के अनुसार। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम बात करते हैं, इसमें 543 जो हमारे 543 मेंबर इसमें हैं, वो प्लस 2 मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, 543 जो मेंबर होते हैं, दीज 543 मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्टेड बाय पीपल एंड 2 members of Lok Sabha appointed by President of एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के हैं वो 2 लोग चुने जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, अगर उनको उचित प्रतिनिधित्व अगर ना मिले। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल जो अदा करती है आवर लोकसभा मेकिंग आवर गवर्नमेंट। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन लोकसभा, लोकसभा के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे करेगी? क्योंकि इसमें मेजॉरिटी
जिसको भी मेजोरिटी मिलेगी मीन्स 272 मेंबर जिस भी पार्टी के जीतेंगे वही पार्टी सरकार बनाएगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो 272 सदस्य इसको चाहिए मेजोरिटी के लिए, और कई बार तो अगर हम बात करते हैं कि हमारे देश में ऐसा हुआ है कि जो ये मेजोरिटी का जो आंकड़ा है ये बहुत सारी पार्टीज अकेली नहीं चुन पाई है। ये हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कैसे हमें एक जो अलाइड गवर्नमेंट हमारी है, या इसमें हम बात करते हैं कि जैसे अलायंस का सहारा लेना होता है। लोकसभा बिफोर 1991 1991 से पहले फुल मेजोरिटी रही कि 272 मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं ये लगभग सभी को इकट्ठा मिल गया, लेकिन यहाँ आते आते कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो गई, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इतनी ज़्यादा नहीं उभरी या वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई कि उसको फुल मेजोरिटी मिल जाए। तो यहाँ पर 1991 के बाद स्टार्ट हुआ अलाइन, जैसे आपस में अलायंस होते थे। यहाँ पर दो तरह की अलायंस, मतलब दो मेन अलायंस इसमें हुए, एक एनडीए और एक यूपीए। एनडीए और यूपीए, और एक को नाम देते हैं हम थर्ड फ्रंट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसकी वर्तमान समय में सरकार है। आज के समय में अगर हम बात करते हैं 2014 के बाद जो मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं वो अकेले बीजेपी का नाम उसको हम नहीं देते, उसको हम बोलते हैं एनडीए गवर्नमेंट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ये 2014 से लगातार सरकार बनाए हुए हैं। और दूसरी तरफ आता है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। और ये जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है ये कांग्रेस के नेतृत्व में काम करता है। और इसको अगर हम बात करते हैं 1991, उसके बाद हम बात करते हैं 2004 टू 2014, ये टाइम पीरियड है यूपीए का रहा, क्योंकि अब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां इसके साथ में जुड़ती चली गई। अब मैं बात आपको बता रहा था कि मेजोरिटी 1998, 1999 इन 2 सालों की अगर हम बात करते हैं, या हम बात करें कि 1996 टू 1999 जो 3 साल हैं, 3 साल में 3 इलेक्शंस भारत में हुए, 3 इलेक्शंस भारत में हुए। भारत का इतना ज़्यादा अगर हम बात करते हैं, दुर्भाग्य की बात थी कि यहाँ पर सिर्फ ये मेजोरिटी का जो आंकड़ा था ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिल पाया। 1996 में चुनाव हुआ, 1996 में जो इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन मेजोरिटी 272 उसको नहीं मिली। तो वो 13 दिन 13 डेज ही वो प्रधानमंत्री रह पाई, उन्होंने रिजाइन दिया। उसके बाद कांग्रेस ने थर्ड फ्रंट के कुछ पार्टीज थी, छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां, उन्होंने इकट्ठा हुई, कांग्रेस ने उसको समर्थन दिया। और यहां पर भारत के प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा बने, जो लगभग 8 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया, सरकार गिर गई, फिर इलेक्शन हुए, फिर कांग्रेस ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन दे दिया, और वहां पर इंद्र कुमार गुजराल जो भारत के 11 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। 13 दिन, 8 महीने, 11 महीने, ये 2 दिन में, 2 महीनों की अगर हम बात करते हैं, 2 साल की अगर हम बात करते हैं, 2 साल में 3 प्रधानमंत्री भारत को बदलने पड़े। और यहां पर इलेक्शन हुए 1998 में, 98 में इलेक्शन हुए, फिर बीजेपी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरी। और पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद की अगर हम बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दूसरे नंबर पे थी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी और बीजेपी की जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मतलब गवर्नमेंट बनाई। और ये गवर्नमेंट बनाने के बाद जो एनडीए है, एनडीए ने गवर्नमेंट बनाई, और 1999 में 1 वोट से सरकार गिर गई। क्योंकि यहाँ पर ये कोई जरूरी नहीं है कि आंकड़ा 272 का ही होगा, यहाँ पर आंकड़ा होता है टोटल मेंबर, टोटल प्रेजेंट मेंबर डिवाइड बाई 2 + 1। उस टाइम जो मेंबर थे 543 की बजाय 539 थे। और कांग्रेस जो बीजेपी है, बीजेपी को वोट चाहिए थी 270,
लेकिन उनको 269 वोट मिली, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि एक वोट के कारण सरकार गिर गई। और एक वोट के कारण सरकार गिरने के बाद आफ्टर 13 मंथ, 13 महीने के बाद भारत में दोबारा इलेक्शन हुए 1999 में, जो एक वोट से सरकार बीजेपी की गिरी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उनको रिजाइन देना पड़ा। फिर भारत में इलेक्शन हुए और इलेक्शंस में दोबारा फिर बीजेपी 1999 से 2004 बीजेपी फिर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन उभरी और इन्होंने दोबारा देश का चलाने का काम किया। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि मेजोरिटी की लोअर हाउस है और इसमें मेजोरिटी के अकॉर्डिंग, और भारत में जो मेकिंग लॉज जो हमारी प्रोसेस है, उस मेकिंग लॉज प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारी लोकसभा अदा करती है। अब हम यहाँ पर लोकसभा की बात कर रहे हैं। जब लोकसभा में जो बिल, कोई भी कानून बनने से पहले उसको बिल नाम देते हैं, विधेयक। कोई भी बिल है वो बिल लोकसभा या राज्यसभा में जा सकता है। बिल दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी बिल और एक होता है मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल होता है साधारण विधेयक, भी कोई भी, जैसे 3 तलाक का मुद्दा था, एक साधारण विधेयक था। इससे रिलेटेड कोई भी साधारण विधेयक होता है, वो अगर पास करना है वो लोकसभा में भी जा सकता है, राज्यसभा में भी जा सकता है। कोई भी सदन इनमें दोनों में से इनमें जाएगा, वो पास होने के बाद दूसरे सदन में चला जाएगा। लेकिन यहां पर अगर हम बात करते हैं जो ऑर्डिनरी बिल है, जो मनी बिल है, मनी बिल हमेशा लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में जाने के बाद वो राज्यसभा में जाएगा, एक प्रोसेस होती है, और राज्यसभा में जाने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब इंपॉर्टेंस ऑफ लोकसभा की अगर हम बात करते हैं, अगर लोकसभा किसी भी बिल को पास कर देती है, पास करने के बाद वो जब राज्यसभा में भेजेगी, राज्यसभा उसको 14 डेज अपने पास रखेगी। अगर राज्यसभा को लगेगा कि वो 14 दिन तक उसको पास नहीं कर पा रही है, डिसीजन नहीं ले पा रही है, तो उसको दोबारा रिटर्न कर सकती है लोकसभा के पास। अगर लोकसभा उसको भेज दे तो फिर वो 14 दिन तक उसको अपने पास रखेगी। अगर वो उस पर सिग्नेचर नहीं करते तो ऑटोमेटिक पास माना जाएगा। उसके बाद यही बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होने जरूरी हैं क्योंकि अगर हम बात करते हैं भारत में लेजिस्लेटिव जो हमारी है, विधान पालिका जो है, विधान पालिका में इंपॉर्टेंट रोल हमारा प्रेसिडेंट प्ले करता है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि भारत में प्रेसिडेंट के अलावा भी, प्रेसिडेंट हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव भी है। जब तक प्रेसिडेंट किसी भी उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करेगा, किसी बिल पर सिग्नेचर नहीं करेगा, तब तक वो कानून नहीं बनेगा। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि मेकिंग लॉज प्रोसेस, कि अगर कानून बनना है तो कानून बनने में इंपॉर्टेंट रोल भारत का प्रेसिडेंट भी अदा करता है, क्योंकि प्रेसिडेंट उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा। इसके बाद राज्यसभा और प्रेसिडेंट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।